दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते हैं। जो देश में राजनीति का जो इस समय एक परिवर्तन कहीं न कहीं दिखाई देता है, राजनीतिक गठबंधनों का और नए-नए राजनीतिक समीकरण बनाने का जो एक दौर दिखाई दे रहा है, उसमें बहुत सारे जो दल हैं, उनके जो नेता हैं, उनकी कार्यशैली पर लगातार सवाल भी उठते रहे हैं और लोग संशय भी अपना जताते रहे हैं। उसी संदर्भ में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, उनकी राजनीति को लेकर भी तमाम तरह की आशंकाएं लगातार जो सहयोगी दल हैं गठबंधन के, वह कई बार अपनी आशंका जताते रहे हैं। और जिस तरह से इंडिया समूह का जो गठबंधन बना है विपक्षी दलों की एकता का, उसमें अरविंद केजरीवाल की भूमिका को लेकर भी सभी राजनीतिक दल और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के जो दिल्ली के नेता हैं, पंजाब के नेता हैं, वह अपनी जो शंकाएं हैं, जो उनकी आशंकाएं हैं अरविंद केजरीवाल की राजनीति को लेकर, वह अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से बता चुके हैं। और जिस तरह से कांग्रेस की जो दिल्ली की नेता हैं अलका लांबा जी, उन्होंने वक्तव्य दिया था कुछ दिन पहले, उसके बाद एकदम राजनीतिक जो हलके हैं दिल्ली के कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में, उसमें ऐसा लगा कि कहीं न कहीं मतभेद इन दोनों दलों के बीच में मुखर होकर सामने आ रहे हैं। हालाँकि संदीप दीक्षित भी लगातार, अजय माकन भी कई बार ऐसे संकेत दे चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस पार्टी का है, उसने उसको कहीं न कहीं मीट आउट करने की कोशिश की और कहा कि सभी दल अपनी-अपनी जो उनका संगठन क्षमता है, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं और आने वाले समय में पता चला कि गठबंधन किस दिशा में जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश के अंदर और राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने की बात कही है और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की उन्होंने बातें कही हैं और सभा करके उन्होंने घोषणाएँ भी की हैं, अपनी गारंटी की उन्होंने बात की है, जनता के हितों की बात की है कि हम ऐसी योजनाएँ लेकर आएँगे। तो उसने इन आशंकाओं को फिर प्रबल कर दिया है, फिर दोबारा चर्चा में ला दिया है कि अरविंद केजरीवाल क्या एक भरोसेमंद साथी हो सकते हैं गठबंधन के? क्योंकि इन तीनों राज्यों की अगर बात करें, इसमें कांग्रेस पार्टी के अलावा और मतलब बीजेपी के सामने सीधे कांग्रेस पार्टी का आमने-सामने मुकाबला है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की वहाँ पर जाकर अपनी पार्टी के लिए लोगों को जोड़ना, उन संगठन को अपना विस्तार देना, तो यह क्या राजनीतिक संकेत देता है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल है। हमारे साथ आनंद वर्धन जी हैं, लखनऊ से जुड़े हुए बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के और देश में तमाम लोग उनके यूट्यूब चैनल को भी देखते हैं, सुनते हैं, उनकी जो राजनीतिक विश्लेषण है उसको भी लोग देखते हैं और मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ उनका, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हरिशंकर जोशी जी मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनके जो राजनीतिक विश्लेषण है उनका भी बड़ा लोग सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि किस तरह से राजनीतिक जो देश में चल रही है, वह किस दिशा में जा सकती है। तो मैं उनका भी बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और हरिशंकर जोशी से चर्चा की शुरुआत करता हूँ। हरि जी, आपको क्या लगता है कि वर्तमान दौर के राजनीति में अरविंद केजरीवाल की राजनीति को लेकर जो विपक्षी दलों में कहीं न कहीं एक ऐसा शंकाएँ जताते हैं कि क्या वो भरोसेमंद साथी हमारे हो सकते हैं गठबंधन के या उनकी अपनी ढपली, अपना राग वाली कहानी लगातार आगे चलती रहेगी, जो हमें खुद में दिखाई दी है? हरिशंकर जोशी जी। देखिए, ऐसा है कि आनंद जी बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छे से केजरीवाल जी को ट्रैक करते रहे हैं, मैंने सुनता रहा हूँ और ये आगे बताएंगे। लेकिन मैं जो थोड़ा बहुत अपना उनके बारे में मेरा जो आकलन है वो ये है कि केजरीवाल, अभी आशुतोष ने एक बरखा दत्त को इंटरव्यू दिया, तो बरखा दत्त से बातचीत में आशुतोष ने कहा कि केजरीवाल ऐसे शख्स हैं जो अकेले चांद में छेद कर सकते हैं और निश्चित तौर पर अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। और उनकी सबसे बड़ी कला ये है राजनीति में कि वो बाकी सब पर इसलिए भारी है कि एक झूठ को वो इतनी बार बोलते हैं और इतनी सादगी और मासूमियत के साथ बोलते हैं कि सामने वाला भ्रमित हो जाता है। वो लगने लगता है, उन्हें तो लगने ही लगता है कि ये सच, दूसरे को भी लगने लगता है सच है। वो बार बार एक ही चीज को अगर आप देखें उनकी रैलियों में, तो एक स्कूल होता है, एक व्यवस्था होती है, एक बिजली होती है, एक पानी होती है, वो पूरा की पूरा चुनाव उस पर केंद्रित करते हैं। और फ्री की कुछ जो रेवड़ियां हैं बांटने का उत्तर भारत में चलन केजरीवाल लेकर आए थे। तो केजरीवाल एक अलग तरह का है राजनीति में, अलग ही मॉडल है। तो उनको उनको समझना बहुत मुश्किल काम है, उनके बारे में कोई लेकिन इतना मैं समझता हूँ कि वो किसी भी हालत में
विश्वसनीय नहीं हो सकते, वो किसी के लिए भी विश्वसनीय नहीं हो सकते। और ये बात आपने आप पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक देखी है कि कैसे उनके साथ से उनके जो समझदार साथी थे वो एक एक करके गए। प्रशांत भूषण गए, योगेंद्र यादव जी गए, और कुमार विश्वास गए, आशुतोष गए, बाकी सबने, मतलब जो जो लोग आज तक की बुनियाद जिन पर रखी गई थी वो सारे के सारे छिटक कर वहां से जा चुके हैं। तो वो वो क्यों गए, कैसे गए, ये बात अगर आपको समझनी है तो इन 3 लोगों से बेटर कोई नहीं बता सकता है। प्रशांत भूषण से, आशुतोष जी से, और आपका कुमार विश्वास से, योगेंद्र यादव से। तो हालांकि लोग उतना खुलकर बोलते नहीं है। अभी हाल में छत्तीसगढ़ में जो इन्होंने रैली की है केजरीवाल ने, और वहां जिस तरह से अपने ही जिस गठबंधन में, जिस गठजोड़ में, इंडिया नाम के गठजोड़ में वो शामिल हैं, उसके ही एक घटक को जो छत्तीसगढ़ में मुख्य पार्टी है उस पर सीधे हमले बोले हैं। और यहाँ तक कि वही बात जो भारतीय जनता पार्टी बात कहती है वही बात उन्होंने कही है कि 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। और ये बात बीच बीच में उनके प्रवक्ता कुछ ना कुछ छोटे छोटे हमले करते रहते हैं। कांग्रेस की तरफ से भी दीक्षित जी ने और ये अलका लांबा ने उनके लिए बोला था। लेकिन देखिए, पार्टी की बी लाइन, सी लाइन या स्टेट लेवल का व्यक्ति कुछ बोलता है, अपने विचार रखता है, तो वो अलग है। लेकिन अगर वहां पर खड़गे जी, प्रियंका, सोनिया या राहुल गांधी कोई विचार रखते तो वो, या उनके प्रवक्ता जैसे सुप्रिया श्री ने कुछ इस गठबंधन के बाद बोलती, या पवन खेड़ा बोलते, तो वो तो कोई बोला नहीं है। ऐसे में खुद केजरीवाल का जो उसके सुप्रीमो है आप पार्टी के, छत्तीसगढ़ में जाकर उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जो ताल ठोकी है उसका सीधा सीधा सा जो मतलब निकलता है वो यही है कि वो वक्त आने पर इस गठबंधन के साथ में बामुश्किल रह पाएंगे। और मोदी जी ने कहा भी था जब ये बिल पेश हो रहा था कि ये सिर्फ बिल के लिए आए हैं, और अब ये मोदी जी को सही साबित कर रहे हैं केजरीवाल। और देखिए, केजरीवाल ऐसा नहीं है कि ना समझ आदमी है, उन्हें मालूम है। लेकिन अभी की जो राजनीति है उसमें इस गठबंधन के लिए अगर कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा अविश्वसनीय है, देखिए शरद पवार को मैं अविश्वसनीय नहीं मानता। शरद पवार को मैं इसलिए अविश्वसनीय नहीं मानता, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो बीजेपी के साथ नहीं गए। वो सयाने हो सकते हैं, वो चतुर हो सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो उनके शतरंज के मोहरे अलग तरीके से चलते हैं। उन्होंने कांग्रेस को भी डिच किया, उन्होंने सबको, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी राजनीति नहीं चलती। और कमोबेश उसी पिच पर केजरीवाल खेलते हैं जिस पिच पर मोदी जी खेलते हैं। मेरा अपना ये मानना है। बाकी आनंद जी बैठे हुए हैं, वो विस्तार से बता पाएंगे, उनका आकलन बहुत सटीक होता है। नहीं, निश्चित रूप से आपने चर्चा को एक नया आयाम दिया है। और मैं आनंद जी के पास आता हूँ क्योंकि आनंद जी का बड़ा अनुभव है राजनीति को लेकर, और लगातार अरविंद केजरीवाल का जिस तरह से राजनीति में उदय हुआ है और आंदोलन के बाद से लगातार हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है उनकी जो कथनी करने में राजनीतिक रूप से अंतर दिखाई देता है। और जिस तरह से वर्तमान दौर में गठबंधन का हिस्सा बने इंडिया समूह का, और उसके पश्चात कांग्रेस के प्रति उनके जो उनके अपना वक्तव्य दे के उन्होंने प्रदर्शन किया है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव लड़ने की कार्ड उन्होंने ठोक दी है। तो आनंद जी, यह क्या दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक विश्वसनीयता को लेकर जो तमाम तरह की बातें पूर्व में कही जाती रही है, क्या उन्होंने उसको पुख्ता कर दिया है उसको? आनंद जी। प्रशांत जी, मैं थोड़ा इसको और, क्योंकि जोशी साहब ने इसका एक बैकग्राउंड बता दिया, मैं उसको थोड़ा और विस्तार से बता दूं जिससे दर्शकों को समझने में आसानी रहे। मैं पहले मैं 3 इनकी ऐसी बातें जिसके बारे में इनकी सफाई इनको हरदम देनी होगी वो बातें करूं, या जिसको वैसे आम भाषा में कहें तो इनकी नेगेटिव बातें, 3 पॉजिटिव, और फिर थोड़ा विश्लेषण। इनकी सबसे बड़ी
जो इनके ऊपर वो आरोप है या वो है, वो इनकी विश्वसनीयता को लेकर इनको बी टीम ऑफ बीजेपी बोला जाता है। लेकिन मुझे एक चीज ये भी नहीं समझ में आती है कि जैसे जैसे जोशी साहब ने भी कहा कि शरद पवार कभी एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ नहीं गए। मैं थोड़ा ये भी समझना चाहूंगा कि कब आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल बीजेपी के साथ गए। देखिए, ये मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये नैरेटिव कुछ हमारे पत्रकार बंधु बना के, मतलब जो एक मीडिया है जिसको फीड किया जाता है, ये उनके नैरेटिव्स हैं। रिलायबल नहीं है, बी टीम है, उनके खड़े होने से बीजेपी का फायदा होता है, सारी चीज अपनी जगह है। लेकिन वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे, ये अभी तक मेरे पास इस तरह का कोई एक भी वो नहीं है कि जहां पे मैं ये कहूं कि बीजेपी के साथ चले जाए। उनको जाना था तो वो कांग्रेस के साथ गए थे, अगर आपको दिल्ली का याद हो। दूसरी बात, एक जो उनकी दूसरी दिक्कत है कि वो टीम प्लेयर नहीं है, जैसा जोशी साहब ने कहा कि भाई वो उनके अगेंस्ट एक ये आरोप भी लगता है कि वो एक समूह में नहीं खेलते हैं, वो थोड़ा ऑटोक्रेटिक हैं कि मैं ही जो कहूंगा वो है। लेकिन थोड़ा इस पे भी हम लोग एक मिनट विचार इसलिए कर लें कि जो नाम लिए जाते हैं, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, आशुतोष, इसमें से कौन पॉलिटिकल आदमी है? अगर ईमानदारी से आप इस बात को देखिए तो इसमें से पॉलिटिकल कौन है? क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, प्रशांत भूषण साहब अव्वल दर्जे के बेहतरीन हिंदुस्तान के लॉयर, बहुत से लोगों के लिए, मतलब एनजीओ के लिए, एक्टिविस्ट के लिए, हमारे और आप जैसे लोगों के लिए जो उस तरह की फीस नहीं हो, भले ही जरूरत ना पड़ी हो, लेकिन दिमाग के पीछे रहता है कि अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो प्रशांत भूषण है जो खड़े हो जाएंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रशांत भूषण, लेकिन हम प्रशांत भूषण को कोई राजनीतिक हस्ती के रूप में नहीं देखते। योगेंद्र यादव जी के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा। वो मूल रूप से एक्टिविस्ट, सेफोलॉजिस्ट से निकले। अब वो जहां कैसे किसके साथ उठते बैठते हैं, क्या क्या करते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। जो साइड है वो मैं उससे ज्यादा नहीं। कुमार विश्वास, मैं ये कह रहा हूं कि इससे मतलब इनसे ज्यादा महत्वाकांक्षी कौन है भाई? कुमार विश्वास, अगर आप एक साल में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद ये मानते हैं कि आपने इतना इस देश के लिए कर दिया कि आपको वो राज्यसभा मिलनी चाहिए और आपको कहीं का राजस्थान का चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए, मेरे हिसाब से ये भी गैर वाजिब था। कुमार विश्वास ने ऐसा कौन सा पॉलिटिकल काम किया है? क्योंकि जो जिस स्तर का काम उन्होंने किया, उस स्तर का काम किसी भी पार्टी में, कम्युनिस्ट पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, ऐसे एक दो नहीं लाखों उस तरह के कार्यकर्ता हैं जो कुमार विश्वास जितना पॉलिटिकल काम जीवन में पिछले 40 साल से कर रहे हैं, टिकट नहीं मिला है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये भी एक समझने का है। तीसरी बात, जो आशुतोष जी के लिए कहा, आशुतोष जी भी आए थे कहां से? आशुतोष जी आए थे अच्छे मीडिया कर्मी, वहां से आए। मैं फिर इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि इन लोगों को पॉलिटिकल साथी नहीं थे, सबका अपना अपना एजेंडा था, किसको क्या मिला क्या नहीं मिला, इसलिए इसको निकाल दीजिए। अब तीसरी जो बात उनके ऊपर चिपकती है, वो जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं, वो कभी अयोध्या में जाके कुछ करने की कोशिश करने लगते हैं, फिर वो अगर आप देखिए तो कभी कभी वो लक्ष्मी गणेश की, और उससे मुझे भी लगा था कि कौन आदमी है भाई, एक जिसको हम पढ़ा लिखा मानते हैं, पढ़ा लिखा आदमी कह रहा है कि लक्ष्मी गणेश की फोटो लगा देने से देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, इस तरह की बात। अब मैं जरा उनकी स्ट्रेंथ वाली बातें कहता हूं। वो किसी सपने पे तो वोट नहीं मांग रहे हैं। जैसा जोशी साहब, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ये 2047 में कर दूंगा, ये मैं अगले 1000 साल में कर दूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने ये किया और उस पर आप वोट दे दीजिए। और उनके जो 3 वो है, जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है और बिजली तो खैर डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, पॉजिटिव बजट देते हैं। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये उनकी स्ट्रेंथ है, जिस गवर्नेंस पे वो वोट मांगने की, कम से कम हिंदुस्तान का कोई नेता तो है जो कहता है कि मैंने इतना अच्छा किया, इसके लिए मुझे वोट। दूसरी बात, आनंद जी, एक मिनट, आवाज आ रही है कहीं? सब लोग म्यूट कर दिया, आपका आवाज आ रही है, डिस्टर्ब कर रहा है। वो ऐसा कीजिए, ये शायद सुनील जी हैं, इनको अभी जब तक सेट नहीं हो जाए इनका माइक बाहर रखिए। मुकुल जी का बंद कर दीजिए, माइक बना, माइक बंद कर दीजिए जी। आनंद जी, दूसरा बात जो मुझे है कि अभी तक भाई, जैसे किसी दिन पकड़े जाएंगे तो अलग बात है, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप चिपक नहीं पाया है। क्योंकि अगर चिपकने की बात होती तो अब तक जो जितना उनके ऊपर फोकस्ड हैं दिल्ली की सरकार, वो अब तक आ गया होगा।
और तीसरी बात ये कि वो एक चीज को बखूबी, मैं ये उनकी इसलिए कह रहा हूं एक चीज को बखूबी करते हैं, वो ये जानते हैं कि मुझे कहां क्या कहना है। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने जिस तरह का अटैक कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर किया था वो अटैक कम हो गया है, लेकिन अब वो पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस हैं, जो संसदीय उनके अधिकार हैं, उसको वो ठीक से समझते हैं और अपने दिल्ली विधानसभा के अंदर बैठ के वो सारी वो बातें कह देते हैं जो अगर बाहर कहेंगे तो उनके ऊपर 20 मुकदमे हो जाएंगे। वो अडानी जी और मोदी जी की दोस्ती की बात करते हैं, वो दोस्ती की बात नहीं करते हैं, वो साफ साफ कहते हैं कि ये पैसा तो मोदी जी का है, लेकिन वो चूंकि पार्लियामेंट उनकी प्रिविलेज है इसलिए वो कोई मुकदमा नहीं हो सकता है। वो विधानसभा का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। ये भी आप देख रहे हैं। अब आ जाइए जो मूल आज की तारीख में जिस विषय पे हम लोग इसको बात कर रहे हैं और जिस विषय पे वो रेलेवेंट हो गए हैं, वो इंडिया की बात है। इंडिया मतलब जो विपक्ष का जो गठबंधन बना है। ये भी फैक्ट है कि जैसे मैं उनका बहुत बड़ा क्रिटिक रहा हूं, मुझे हरदम ये लगता था कि ये जैसे जो बाकी लोगों के बारे में, लेकिन फिर भी ऑन ग्राउंड ये है कि एक व्यक्ति की 2 राज्यों में अपने दम पे सरकार है, कोई गठबंधन की सरकार नहीं है। अब उनको प्रूव ये करना है कि अगर वो लार्जर पॉलिटिक्स इस देश में करना चाहते हैं तो उनको गठबंधन, कोलिएशन, इस तरह की बातों में भी आना होगा। और वो शायद इंडिया में आने के बाद अभी तक उन्होंने कोई ऐसा काम अभी तक नहीं किया है जिसके वजह से उनके ऊपर उंगली उठाई जा सके। एक चीज और ध्यान रखिएगा, उनका एक बहुत इंसिस्टेंस था कि राज्यसभा में जो नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली का जो बिल है उस पर सब लोग एक साथ हों। उसकी 2 वजह हुई। जो भी उन्होंने किया उसका एक पक्ष ये था कि भाई आप इसी को क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये भी फैक्ट है कि उस बिल के माध्यम से बाकी राज्यों को भी ये समझ में आ रहा है कि ये जो, क्योंकि अब जो विवेक देवराय अपनी बात कह रहे हैं कि गवर्नर के रोल को भी डिफाइन करना चाहिए, तो उनके हिसाब से जो स्टेट के गवर्नर हैं, कहा नहीं है उन्होंने, लेकिन जिसका मतलब कहीं ना कहीं से आपको बिटवीन द लाइंस समझना होगा कि जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली चला रहा है वैसे ही गवर्नर को बाकी राज्यों में भी उस तरह के अधिकार मिलने चाहिए। कहा नहीं गया है, लेकिन अगर वो गवर्नर के रोल को फिर से डिफाइन करने की बात कर रहे हैं। और एक मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि एक ध्यान और रखिएगा, राज्यसभा में वो मीडिया ने उसको उस तरह से कहा नहीं, राज्यसभा में कोई ऐसा दूर की बात नहीं थी। एनडीए के 112 वोट थे और इंडिया के 102 वोट थे, ये ध्यान रखिएगा, 10 ही वोट का फर्क था। कोई अभी तक जब आप पुराने जितने भी उठा के देख लीजिए, फर्क रहा है 40, 200, मतलब ये वेरिएशन बहुत था, ये सबसे क्लोजेस्ट था। और बीजेपी को जाके बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस की शरण में जाना पड़ा। और ये आप जानते हैं पॉलिटिक्स में कुछ क्या देना पड़ा होगा, क्या नहीं दिया होगा, क्या लेन देन हुआ होगा, लेकिन उनको उनकी शरण में जाने के लिए वो हुआ। अब जरा एक चीज और देख लीजिए, जो बात अभी हुई और जिसपे सबका यह है कि भाई अलका लामा ने ये बोला और उसके बाद आप उसको फिर से कहिए, दोनों तरफ की पार्टी के लोगों ने इसको क्लियर किया है, आम आदमी पार्टी ने भी किया है, कांग्रेस ने भी। अलका लामा ने क्या बोला, दिल्ली में खड़गे जी के आवास पे दिल्ली प्रदेश की मीटिंग थी, वो लंबी मीटिंग चली, मीटिंग से निकली तो वहां के पत्रकारों ने पूछा कि भाई क्या हुआ, उन्होंने कहा हम लोग मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे। फिर उन्होंने कहा हाँ 7 सीटों की हम तैयारी करेंगे। अब अगर आज सीटों का अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, कौन कहां से लड़ेगा, तो ये कोई भी कहेगा। आज तो मतलब चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई प्रदेश हो, जहां पे आज ममता बनर्जी भी कह रही है भाई 42 सीट पे तैयारी कर रही है, कांग्रेस अगर है तो वो भी 42 सीट पे तैयारी कर रहा है, क्योंकि आज सीटों का ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में सबने स्टेटमेंट दिया, कांग्रेस का स्टेटमेंट है कि हम सारी 48 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। कहना यह है कि जब तक आपका सीट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो जाए, ये कोई भी पार्टी कहेगी। अगर आम आदमी पार्टी से भी पूछा जाएगा तो वो भी यही कहेंगे कि हम 7 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। भाई ये तो जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तब आप इसकी बात करेंगे ना कि कौन किधर है कौन किधर नहीं है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वो जाके इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जो इंडिया की जो स्पिरिट है उसमें ये कहा गया था कि जो पार्टी जहां पे लीडिंग रोल में रहेगी वो डिसाइड करेगी। अब देखना यह है कि वो इस छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इतना प्रेशर क्यों बना रहे हैं। क्या ये प्रेशर वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो लिवरेजिंग चाहें दिल्ली और पंजाब में, क्योंकि अगर दिल्ली और पंजाब में उनको लिवरेजिंग चाहिए, जहां पे आज की तारीख में स्थिति ये है कि कांग्रेस पंजाब में 8 सीट जीती और 5 सीट पे सेकंड रही है,
अगर आप कांग्रेस की दृष्टि से देखिए 14 सीटों में 8 सीट पे फर्स्ट, 5 सीट पे सेकंड, तो वहां कांग्रेस तो कुछ भी देने के स्थिति में नहीं है। तो वो शायद यहाँ पे कुछ लिवरेज बना के कि अच्छा मैंने यहाँ छोड़ा, जो मुझे लगता है। एक चीज और उन्होंने जो कही और जो मुझे लगता है कि जिसकी वजह से बीजेपी सबसे ज्यादा परेशान है, और ये बात महत्वाकांक्षा है, लेकिन क्या मोदी जी से ज्यादा है कि कम है लोग उनको, क्योंकि वो मोदी जी के क्वाइन में वापस कर रहे हैं। जो मोदी जी जो सिक्का चलाते हैं ना, जो करेंसी चलाते हैं, वही करेंसी वो उसी करेंसी को उनको वापस कर रहे हैं। रेवड़ी बांटने की बात, रेवड़ी बांटने का सबसे ज्यादा काम इस देश में कौन कर रहा है, ये भी आप बताइए। और मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि एक अंतिम बात कह के खत्म करूंगा। एक उन्होंने विधानसभा में एक चीज शुरू की और वो इतना ज्यादा मीम और उसके ऊपर इतने जोक चलने लगे हैं। आप एक अभी निकला था, हालांकि ये थोड़ा हल्की बात हो जाएगी लेकिन फिर भी कहूं कि एक व्यक्ति जा रहा था, एक व्यक्ति सिर्फ इतना बोला कि भाई नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो वो उसको पीटने लगा। पीटने इसलिए लगा तुमने मोदी जी को कैसे कहा कि, अरे उसने कहा मैंने मोदी जी को नहीं कहा। फिर वो दूसरा एक आदमी वही आदमी फिर जा रहा था, उसने फिर कहा कि भाई नेता तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। फिर वो पीटने लगा, उसने क्यों पीट रहे हो, उसने नहीं तो हमारे नेता को कह रहे हो पढ़ा लिखा नहीं है। तीसरी बार जब वो जा रहा था तो वो सिर्फ खड़ा हुआ रहा, उसने कहा बोलो, तो वो भाग गया। उसने कहा तुम समझ तो गए कि हम क्या कह रहे हैं। तो कम से कम इस बात को अरविंद केजरीवाल ले आए हैं कि एक व्यक्ति ऐसा हमारे देश पे राज कर रहा है जिसकी डिग्री भी ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ता है कि ये डिग्री है, उस डिग्री का उस तरह की डिग्री और कहीं नहीं, केवल उनको छोड़ के उनके पास नहीं है। वो कुछ विमर्श को उनके हद तक ले आया जो मोदी जिस लेवल पे खेलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के अगेंस्ट और भाजपा के अगेंस्ट अगर लड़ना है तो आपके पास आपके तर्कस में हर तरह के तीर होने चाहिए। आपके यहाँ सीरियस लोग अगर होने चाहिए, अगर एक तरफ खड़गे जी होने चाहिए तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल का भी रहना जरूरी है, क्योंकि उनके लेवल पे कभी कभी जाके उन्हीं के सिक्कों को उन्हीं को वापस करने का ये शायद महारत अरविंद केजरीवाल से बेहतर और कोई इंडिया में नहीं कर पाएगा। जी, आपने बड़ा बेहतर और विश्लेषण, इसका बड़ा सारगर्भित विश्लेषण किया पूरे विषय का। मैं मुकुल जी के पास, मुकुल जी भी जुड़ गए हमारे साथ लखनऊ से। हरी जी कुछ कहना चाहते हैं, माइक ऑन कर लीजिए आप। जब मैं हरी जी फिर मुकुल जी के पास आता हूँ। मैं माननीय आनंद जी से बस इतना कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि आशुतोष और योगेंद्र यादव या बाकी और लोग जो गए, प्रशांत भूषण, ये लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आए थे। बात सही है। तो अरविंद केजरीवाल भी तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आए थे। अरविंद केजरीवाल एक ब्यूरोक्रेट्स थे, तो वो उनका भी कोई राजनीतिक भूतकाल में कोई ऐसा नहीं रहा। सिर्फ अन्ना आंदोलन जब हुआ तब वो सामने दिखाई दिए, वहां से वो आए। बस मैं इतना ही कहना था। जी। मैं मुकुल जी के पास आता हूँ। मुकुल जी, जैसे पूरे विषय को आप सुन रहे हैं, आनंद जी ने बड़ा विश्लेषण किया उसका। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक यात्रा को देखते हुए आपको क्या लगता है कि जैसे कहा कि इंडिया जो गठबंधन बना, विपक्षी दलों का समूह जो बना है, उसमें अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्तियों की बड़ी आवश्यकता है। तो आपको क्या लगता है, पूरी अगर राजनीतिक यात्रा को देखें अरविंद केजरीवाल की, क्या विश्वसनीय साथी हो सकते हैं विपक्षी दलों के लिए वो? आनंद जी तो उस टाइम के हमारे सहयोगी हैं कि जब 2014 में इलेक्शन लड़ रही थी आम आदमी पार्टी पहली बार, तो इन्होंने ही मुझसे पूछा था कि आप जानत जाओ तो हम बात करते हैं। और उसके बाद मुझे टिकट मिला, फर्रुखाबाद से मुझे टिकट मिला। लेकिन असलियत क्या है कि जिन राज्यों में इन्होंने अपनी निचले बूथ स्तर तक अपनी पहुंच बना ली है, जहां इनके बूथ पे भी आदमी है, वहां तो ये बहुत तरीके से लड़ सकते हैं, भले हारे जीते। लेकिन जहां पे इनकी कोई तैयारी नहीं है, इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये ज्यादा प्रेडिक्ट कर लेते हैं। जो जमीन पे काम करना है, जिन चीजों को मजबूत करना है, वहां अगर ये मजबूती से लड़े तो शायद इनके लिए भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन दिक्कत इनके साथ ये होती है कि ये जल्दी पहुंच जाते हैं। अभी पूरी आपकी फील्डिंग सेट होती नहीं जो सारी राष्ट्रीय पार्टियां या क्षेत्रीय पार्टियां की होती हैं। वो इन्होंने होमवर्क किया ही नहीं था, जो मैं खुद साक्षात गवाह हूं। जब आप शहर में निकलते हैं, जब आप किसी लोकसभा इलेक्शन में, लोकसभा बहुत बड़ा होता है, विधानसभा लड़ना एक आसान काम है। लोकसभा में आपको हर विधानसभा के आदमी चाहिए। आपको एक विधानसभा से आपके नहीं होगा। पता चला 5 विधानसभा है, 4 है, तो 4 में फिर विधानसभा वार आपका हर आदमी आपका
कितना फॉलोअर है, कितना आपको मानता है और वो किस स्तर तक आपसे जुड़ा। भीड़ में शामिल करना एक अलग चीज है, उसको वोट पे कन्वर्ट करना एकदम अलग चीज है। नई पार्टी है, बिल्कुल ठीक बात है, अभी 8-10 साल का इनका एक्सपीरियंस है, इससे ज्यादा इनका एक्सपीरियंस नहीं है, काम कर रहे हैं। अब इनका जो सहयोग, इनको जो इंडिया में आने का मेन मकसद है वो है बीजेपी का जो ओवरऑल एक डिक्टेटरशिप है उसके खिलाफ। हर मामले में गवर्नर की एक इनको डंडे की का खौफ रहता है, गवर्नर डंडा दिखा देते, काम कुछ कर नहीं पाते ये लोग। तो बेसिक ये है कि इनको सबसे पहले चुनाव में आना है, तो बूथ वार दिल्ली मजबूत है, दिल्ली लड़ सकते हैं, लेकिन दिल्ली में नंबर 1 नंबर 2 कौन रहा था ये बाद में तय होगा, जब आपकी इलेक्शन घोषित हो जाएगा लोकसभा का, और उसके बाद जब ये नेता बैठेंगे तो क्षेत्रीय वार होगा। बंगाल में जो पार्टियां हैं उसमें ममता बनर्जी बट वैसे पहले नंबर पे रहेगी, वो चूज करने वाली पहले हुई कि हमारे इतने आदमी सेकंड नंबर पे इतने जीत गए, तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इंडिया इसी तरह से क्षेत्रवार, समाजवादी पार्टी कहां पे सेकंड नंबर पे रही थी उस हिसाब से देखा जाएगा। फिर उसमें देखा जाएगा कि शिवपाल सिंह यादव तब नहीं थे पिछले इलेक्शन में 19 में, अब की बार शिवपाल साथ में, उनकी वजह से कितनी सीटें हारी, क्योंकि जीत का जो अंतर होता है वो 500, 1000, 2000, 2500, 3000 विधानसभा में होता है, लोकसभा में बढ़ जाता है। तो इनको ये जो पूरे गोल है, क्योंकि ममता बनर्जी सब जानते हैं कि यूपी में कुछ मदद नहीं कर सकती, अखिलेश यादव वहां जाके कुछ नहीं कर सकते, तो इनका सबसे बड़ा फोकस होगा कि अपने क्षेत्र में अपने आप को, खुद को मजबूत करके इंडिया को मजबूत करना। बेसिक इसमें लड़ाई होगी। जो अरविंद केजरीवाल है, इनको सबसे पहले समझना पड़ेगा, जैसे पंजाब है, दिल्ली है, यहाँ फोकस करें, क्योंकि दोनों जगह इनकी सरकारें हैं। किसी तीसरे राज्य में जाके अपनी एक क्लेम करना कि मैं फलानी सीट पे लड़ूंगा, वहां पे इनका तो ये भी नहीं पता चलेगा कि फॉलोअर कितने हैं। बेसिक इनका ये है कि पहले इनको, जहां पे देखिए बीजेपी की एक बहुत अच्छी चीज है, ये अलायंस करती है। अब बड़ी पार्टी से अलायंस करती है, फिर आप देखिए इतिहास उठा के धीरे धीरे, जैसे होता है कि पेड़ पे एक पौधा निकलता है और मेन पेड़ सूख जाता है, ये पेड़ बढ़ जाता है। तो यही हाल बीजेपी का, जहां भी गई वो जो जिस पार्टी के कंधे पे उसने सर रखा और वही पंधा खत्म कर दिया। वो आप कहीं का भी देखिए, ये इनका चलता और ये मजबूत हो जाते हैं। बिहार आपके पास है, महाराष्ट्र में भी इनका यही हाल था। जब से अलायंस करेंगे, अलायंस में तो बहुत अच्छा रहता है, सब कुछ अच्छा धीरे धीरे रहता है, लेकिन धीरे धीरे अपने क्षेत्र को मजबूत, यही चीज अब विपक्षी भी जान गए। देखिए अगर 2024 जीतते हैं मोदी जी, तो उसके बाद संविधान का क्या होगा, हिंदू राष्ट्र, ये सब मुद्दे सबसे बहुत अहम हो जाएंगे और ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास उस वक्त नंबर्स क्या आते हैं उस पर डिपेंड कर। अगर अच्छी मेजोरिटी आती है तो काफी चीजें होंगी। पहले स्तर, 2M स्तर, 2M दर्जा किसको मिलेगा ये लोग डिसाइड करेंगे, और उसके बाद देश की स्थितियां क्या रहती है वो पूरे चुनाव पे ही निर्भर है कि हम लोग को पता नहीं क्या क्या देखना पड़ सकता है। अच्छी चीजें हैं, विकास कर रहे हैं, लेकिन इस विकास की जो नींव है वो कब डाली गई थी भाई? 1966 तक तो कांग्रेस ही सारे राज्यों पे राज कर रही थी, कोई राज्य की सरकार तो थी नहीं। उसके बाद डेवलपमेंट शुरू हुआ। जब डेवलपमेंट शुरू हुआ तो नहरें हैं, सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो बनाने में 1 दिन और 4 साल और 10 साल नहीं लगता। उसकी आज जो एम्स की एक इमेज है, उस टाइप से अगर आपको आगे बढ़ना है तो बीजेपी इनको अपना, चंद्रयान का लीजिए चाहे कोई भी चीज लीजिए, पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का था ही। अरविंद केजरीवाल अब उसी तर्ज पे आगे बढ़ेंगे कि हमको भी कुछ दिया जाए, जैसे बीजेपी बढ़ रही थी, हमको एक आदमी दिया जाए, जैसे 10 सीटें आप ले रहे हैं तो एक हमको भी, हमारा भी लड़ाइए। अब डिपेंड ये करता है मतदाता पे कि वो कितना विश्वास करता है। जो इनके लोग जा रहे हैं जेल, मनीष सिसोदिया जेल में है, स्वास्थ्य मंत्री का ये हाल है, अभी कोई आरोप पत्र भले ही दाखिल हो, जजमेंट कोई नहीं आया है, जमानत नहीं मिल रही। निचली अदालत का सब जानते हैं कि निचली अदालत में क्या क्या होता है। राहुल गांधी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तो सीधे सीधे कह दिया था कि भाई नॉर्मल कंडीशन में इतने बड़े नेता को छोटी अदालतें ऐसा हार्ड डिसीजन नहीं देती हैं। इतिहास में नहीं हुआ कि वो 2 साल का 2 साल दे दे, कुछ रियायत रखती हैं। और उनका हाईकोर्ट से, इंदिरा गांधी भी जब डिस्क्वालीफाई हुई थी तो ये हाईकोर्ट का डिसीजन था, लोअर कोर्ट का नहीं था। तो कुल मिला के ये कि अरविंद केजरीवाल भी अब उसी हाल में चल रहे हैं कि हम अलायंस करें, और सत्ता को पाने के बाद पढ़ा लिखा वाला तो अभी आनंद जी ने कहा जैसे, तो अनअकैडमिक वाला जो प्रोफेसर है उसको तो इस बात पे निकाल दिया गया कि उसने कहा पढ़े लिखे,
वही आनंद जी का है कि तुमने सीधे उसी को पॉइंट आउट कर दिया कि तुमने मेरे आदमी को कहा है। हमने कहा पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, तो हम चारों में से किसी को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो सबसे ज्यादा मेरा दिल कचोटेगा कि आनंद जी ने बात कैसे कह दी। तो जाहिर बात है जहां गलती रहती है। अच्छा, ये सब आदमी जान गया है, बेरोजगारी चरम पे है, पेट्रोल और डीजल आप देखिएगा कुछ दिन में सस्ते होने जा रहे हैं। अब आपके अच्छे दिन आ रहे हैं, ये जो चलेंगे गोल्डन हनीमून पीरियड जो जनता का चलेगा, ये अगले या अगले महीने दिवाली से पहले आपका शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको खूब रियायत मिलेगी, अच्छा अच्छा सब लगेगा, इंडिया हमारा सुधर गया। और जैसी इलेक्शन होगा ये सारी चीजें उसी के लिए चल रही है। और केजरीवाल भी ये समझ चुका है कि अगर हमको राजनीति में रहना, 2 स्टेट तो हो गया, गुजरात गए थे, गुजरात में भी इनको ठीक ठाक मिल गया, मगर लोकसभा इज ए वेरी डिफरेंट, वहां को सेट करना पड़ेगा। एक विधानसभा आप जीत लेते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि पूरी लोकसभा आपके पास है। आपको सबसे पहले जमीनी, अभी इनको लगेगा इंडिया तक आने में, इनको इंडिया का पूरे हर एरिया में लड़ने को आप 500 लड़ जाएंगे, 400 कुछ लड़ जाएंगे, लेकिन आप 400 कुछ लड़ जाते हैं, लेकिन आपके पास एक्चुअल वोट बैंक और एक्चुअल टीम कहां पे है? आप टीम बताइए ना। मोहल्लों में, गली में, गांव में, हर जगह आपके आदमी होने चाहिए। मैंने खुद महसूस किया, फर्रुखाबाद जैसा बहुत बड़ा मुद्दा, इनके पास टीम ही नहीं थी। और टीम कहां की थी? शहर की। एक आह्वान किया, उसपे ठीक है 60,000 लोग, 80,000 लोग आ गए, लेकिन वो 80,000 के आपके वोटर थे नहीं, वो उस मुद्दे पे आपके साथ आए थे, उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया। छोड़ के मेरे वापस आने का भी मकसद यही था कि वहां पे मैंने देखा कि एक्चुअल स्थिति इनकी है क्या। आप गांव में जाते हैं, आपको सपोर्ट मिलता है, लेकिन कोई नेता ही वहां ना जाए तो फिर पब्लिक क्या समझेगी कि इनको भेज दिया गया है फालतू फंड में, खाली बैठे थे चले गए। तो ये चीजें अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जहां भी लड़े, 5 सीट लड़े, अपनी पूरी आर्मी को वहां पे डिप्यूट कर दे, ताकि वो लोगों को अपनी चीजें बता सके। फिर इनको समझाना भी पड़ेगा, दिल्ली पंजाब छोड़ के ये कहीं सीट मांगने के, गुजरात में 1-2 सीट मांग सकते हैं, अदरवाइज इनका कहीं बाहर कोई, हमें मुझे नहीं लगता कि कोई एक वो रहेगा। तो जैसा आपने कहा कि शक्ति जरूर पहचाननी चाहिए अपनी, हरी जी का आपको क्या लगता है ना, संगठन क्षमता के बिना किसी कार्यकर्ता बेस के आप अगर अलग अलग जगह जाकर चुनाव लड़ने की कवायद करेंगे तो कहीं ना कहीं वह शक्ति को भी बिखरेगा, जो विपक्षी दलों की एकता की बात है। तो ऐसे संदर्भ में आप क्या सोचते हैं कि अरविंद केजरीवाल की आगे का जो स्टेप है रणनीतिक तौर पर आप किस दिशा में जाता दिखाई देता है आपको? देखिए, ऐसा है कि जब केजरीवाल जी ने दिल्ली चुनाव लड़ा था तो उनकी पार्टी ने जन्म लिया था और कोई उनका वहां पर अस्तित्व नहीं था, स्ट्रक्चर नहीं था, कोई कार्यकर्ता भी उनके साथ धीरे धीरे जुड़ रहे थे। जब वो पंजाब जीते तो पंजाब में भी हम लोग, मैं खुद कहता था कि यार पंजाब में जाकर ये क्या करेंगे, पंजाब में इनका कुछ नहीं होगा। लेकिन पंजाब में भी ये लगातार बने रहे और वहां पर भी बिना संगठन के वो जीते। जैसे भी है, अब केजरीवाल को आप उसकी क्षमताओं को आप नहीं कह सकते कि संगठन तो उनके पास कहीं नहीं था, पंजाब में भी नहीं था और दिल्ली में भी नहीं था, लेकिन वो जीते। तो संगठन की बात वो एक अलग तरह का मुद्दा है वो, लेकिन सीधे अकेले जनता से संवाद करते हैं और उनको वो आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। ये उनका प्लस पॉइंट है, ये उनकी यूएसपी है। तो ये अगर हम ये सोचें कि संगठन नहीं है तो वो फलानी जगह नहीं जाए। गुजरात में देखिए, गुजरात में उनका कौन सा संगठन हुआ करता था, संगठन तो अब वो धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं। एक जगह पार्टी सत्ता में आ जाती है तो 10 लोग आकर जुड़ते हैं, और इसमें ऐसा मुझे ये नहीं लगता है कि संगठन जैसी कोई बात है। लेकिन जहां तक नाप तोल की बात है तो केजरीवाल को हिस्सा ज्यादा चाहिए। मुकुल जी कुछ कहना चाहते हैं शायद? कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पंजाब के लिए भाई साहब ने कहा, जोशी जी ने, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहा कि इन्होंने जो अपनी टीम थी वो पहले ही कई 2-3 साल से लोग मेहनत कर रहे थे। इन्होंने सबको भेज रखा था जो गांव गांव जाके इनकी कर रहे थे। संगठन को इन्होंने भेजा था। आपका जो भी संगठन फॉलोअर है, जो टीम है इनकी, ये पंजाब में पहले से लगी हुई थी और उसी का ये असर है कि इन्होंने ग्राउंड लेवल मजबूत किया। मैं बस भाई साहब यही कहना चाह रहा था जोशी जी। जी नहीं, कोई बात।
सर ऐसा है कि ऐसा तो राजस्थान में भी उनकी टीम लगी हुई है और वहाँ छत्तीसगढ़ में भी लगी हुई है, वो एक अलग बात है। मैंने समझ ली आपकी बात। लेकिन अब केजरीवाल लेकिन अपना एक हिस्सा तो देखिए, वो हर जगह पर चाहेंगे और खासतौर से जहां उन्होंने पांव रख दिया है वहां पर वो कुछ जमीन तो अपनी नापना चाहेंगे ही। और छत्तीसगढ़ में भी उनकी होगी। अब देखना ये है कि छत्तीसगढ़ में आप कह सकते हैं कि उनकी डिमांड जायज है नाजायज है, ये तो सीटों का बंटवारा एक अलग स्तर की बात है। ये लोग मुंबई में बैठेंगे, हमसे ज्यादा समझदार लोग हैं, वहां बैठकर बात करेंगे। लेकिन विश्वसनीयता की जहां तक बात है, तो राजनीति में विश्वसनीयता किसी की भी नहीं होती। कांग्रेस की भी कौन सी विश्वसनीयता रही है? चरण सिंह की सरकार गिराई थी, तो और सरकारें उन्होंने गिराई हैं। तो वो समर्थन देना समर्थन लेना ये राजनीति का एक हिस्सा है। लेकिन इस वक्त जो देश की परिस्थितियां हैं, जो लोकतंत्र पर खतरे दिखाई देते हैं और जिस मुद्दे को लेकर ये सारे एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं, उस मुद्दे के प्रति कितने ईमानदार हैं, उस खतरे के प्रति कितने ईमानदार हैं, ये मुंबई की बैठक में और उसके बाद एक दो बैठकों में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन सबको अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं का त्याग करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर किसी ने अभी तक महत्वाकांक्षाओं का त्याग किया है या अपनी वस्तुस्थिति को समझा है तो राहुल गांधी उनमें से एक है। राहुल गांधी ने बहुत विनम्रता के साथ में अपने को एक अलग भूमिका में ला दिया है। और वो मुझे लगता है अगर उनका नाम भविष्य में प्रधानमंत्री के लिए प्रपोज भी होगा इलेक्शन से पहले तो वो उससे अलग चले जाएंगे और वो एक दूसरी धारा में चले गए हैं। उनका कद एक अलग जगह बन गया है। तो यही है केजरीवाल के बारे में। बहुत ज्यादा कोई बात कोई भी व्यक्ति दावे के साथ नहीं कह सकता कि केजरीवाल इंडिया के साथ रहेंगे या इंडिया के साथ नहीं रहेंगे। वो किसके साथ रहेंगे किसके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन केजरीवाल अकेले हमेशा अपने साथ जरूर रहेंगे। उन्हें अपने गोल अपने ऑब्जेक्टिव मालूम है। जी आनंद जी। जी बिल्कुल टिका के अपने साथ जरूर रहेंगे, उनके अपने ऑब्जेक्टिव अपने गोल है। तो मैं आनंद जी के पास आता हूँ। आनंद जी, आपको क्या लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक जो उनकी जमीन उन्होंने जो तैयार की है अपनी, उसमें उन्होंने कांग्रेस के वोट बैंक को ही उसमें शेयर अपना बढ़ाया है और कांग्रेस के वोट बैंक जो कांग्रेस का समर्थक वर्ग था उसमें ही उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। और बीजेपी का जो समर्थक वर्ग है वह अगर देखें दिल्ली हो चाहे पंजाब हो या गुजरात हो, वह उनके साथ इंटरेक्ट रहा। कांग्रेस का जो समर्थक वर्ग था उसके पास ही अरविंद केजरीवाल ने उसको ही पकड़ा है, उसको ही कैच किया है। तो ऐसे में कांग्रेस का आशंकित होना तो स्वाभाविक बनता ही है। तो इस कड़ी में अगर हम देखें पूरे एपिसोड को, जिस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम इन दिनों हो रहा है, तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति को लेकर कांग्रेस के अंदर संशय पैदा होना तो स्वाभाविक सी बात है। क्या लगता है आनंद जी? मैं दो तीन चीजें इसलिए स्पष्ट करूं क्योंकि दर्शक इसको देखते हैं, उनको जब देश की पॉलिटिकल हिस्ट्री है तो उसके बारे में थोड़ा और ज्ञान भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। जी। पहली चीज मैं ये बता दूं कि पंजाब में जैसा ये मानना कि वो आ गए और एकदम से आ गए, याद रखिएगा पंजाब में 2017 के इलेक्शन के बाद मुख्य विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी थी, वो अकाली दल नहीं था। नंबर 2 की पार्टी पंजाब में पिछले 5 वर्ष आम आदमी पार्टी रही है। तो ये कह देना कि नहीं वो ऐसे ही थे और ऐसे घूम रहे थे ऐसे कर रहे थे, ये गलत है। उन्होंने 5 वर्ष वहां मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका निभाई। अच्छा या बुरा जो भी है वो उन्होंने एक मॉडल दिया। और मुझे इस बात में हरदम एक चीज उनकी सकारात्मक लगती है कि वो अपने काम पे वोट मांगते हैं। और ये देश में जिस दिन लोग अपने काम पे वोट मांग रहे हैं, एक परंपरा तो अच्छी है। बाकी उनकी बहुत सी, मैं उनका बहुत बड़ा क्रिटिक रहा हूं, मेरे पुराने भी उठा के देख लिए, मैं बड़ा क्रिटिक रहा हूं, लेकिन जो उनकी अच्छी बात है उसमें मैं उससे वो नहीं रहूंगा। मैं एक दो चीजें और एक मैं इसलिए भी स्पष्ट कर दूं दर्शकों को, जोशी साहब, मतलब माफी के साथ, जब बात ये होती है ना कि चरण सिंह की सरकार इंदिरा गांधी ने गिराई, तो पूरे दृश्य को समझना पड़ेगा। पहला दृश्य, जब जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी तो राज्यों की बनी हुई चुनी हुई 9 सरकारों को जनता पार्टी सरकार ने गिराने का काम किया था। वो चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो। ये मैं सिर्फ बात इसलिए कह रहा हूं याद दिलाने के लिए, चाहे पंजाब हो, आपने एक चुनी हुई सरकार और जिसपे बीडी जत्ती उसको पहले साइन नहीं किए थे, उसको वापस किए थे, फिर इन्होंने भेजा था नहीं इसको, और वो चरण सिंह के अगुवाई में ये हो रहा था।
दूसरा, जब चरण सिंह ने भी अपनी सरकार बनाई तो चरण सिंह को इंदिरा गांधी का पहला समर्थन नहीं था। कांग्रेस तब तक टूट चुकी थी। वाईबी चौहान की जो कांग्रेस थी वो ज्यादा बड़ी कांग्रेस थी, और चरण सिंह का जो पहला लेटर गया है उसमें गया है कि वाईबी चौहान और ये मिलकर और उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया था। मेरा सिर्फ कहना यह है कि कुछ नैरेटिव हो जाते हैं देश में, और उसको ये माना जाने लगता है कि नहीं, चरण सिंह ने भी तो वो काम किया था। खैर, बात अब ज्यादा लार्जर बात अरविंद केजरीवाल की है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं जोशी जी इस बात को मानता हूं कि ये भी इस बैकग्राउंड से नहीं आए थे कि कोई नेता हो, लेकिन नेता अरविंद केजरीवाल थे। भीड़ अरविंद केजरीवाल को देखने आती थी। भीड़ योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण और कुमार विश्वास की कविता सुनने हो जाएगी, लेकिन भीड़ जो थी किसी भी जगह वो अरविंद केजरीवाल को देखने आ रही थी। और एक चीज देखिए, एक चीज प्रशांत जी को भी समझना होगा कि आम आदमी पार्टी हो या कोई पार्टी इस देश की हो, वहां नेता एक ही होता है। आप कांग्रेस को ले लीजिए, बीजेपी को ले लीजिए, सपा को ले लीजिए, बसपा को ले लीजिए, टीएमसी, एनसीपी, आप कोई पार्टी ले लीजिए, नेता एक ही है पार्टी में। और वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। आप पॉलिटिक्स में आए हैं, आप एक पॉलिटिकल आप ऐसी एक डेमोक्रेसी में आए, आपको फिर सबसे पहले कहना चाहिए था कि भाई इंटरनल पार्टी का चुनाव हो, वो तो कोई नहीं मांगता है। आपको किसी ने क्यों जल शक्ति बनाया? देखिए दिक्कत क्या थी, मैं इन लोगों के बहुत करीब हूं, जो प्रशांत जी हो, चाहे आशुतोष जी हो, चाहे डॉक्टर आनंद कुमार हो, लेकिन जो मुख्य बात जहां पे समस्या हुई, जो मुझे लगता है, इनको लगा था जैसे इंदिरा गांधी के बारे में था ना कि गूंगी गुड़िया क्या कर लेगी, बच्ची है। इन लोगों को लगा था अरविंद केजरीवाल आया है, कल का है, ब्यूरोक्रेट है, इसको क्या पता है, हम लोग पुराने लोग हैं, सब जानते हैं कैसे होता है, इनको हम चलाएंगे। वो ये चला नहीं पाए, और चला इसलिए नहीं पाए कि वोट आपके पास कहां है भाई। आज पॉलिटिक्स में ताकत आपकी होती है वोट से। आप राज्यसभा से 20 बार हो जाइए, आपको वो देखिए, कुछ चीजें मैं थोड़ा विषय से अलग हटके इसलिए लोगों को समझा दूं। नेता वो माना जाता है जो इलेक्शन लड़के आए। विधानसभा के नेता की इज्जत होगी, विधान परिषद वाले की इज्जत नहीं होगी। लोकसभा की होगी, राज्यसभा वाले की नहीं। मतलब मैं इज्जत ये बोल रहा हूं कि कंपैरेटिवली वकीलों में, वकील एक कोई टैक्स का भी वकील होता है, उसका हो सकता है बंगला सबसे बड़ा हो, सबसे महंगी गाड़ी में चलता हो, लेकिन वकील तो फौजदारी का माना जाता है। आप वकील ठीक है, आप टैक्स के वकील हैं, आप सीए के लेके इधर उधर काम करा देते हैं, लोगों का इनकम टैक्स में कैसे जुगाड़ होता है, कैसे कौन सी वकालत होती है, सबको पता है। आप बड़े वकील अपने को मान सकते हैं, लेकिन जब वकीलों के बीच में बैठेंगे तो आप वकील नहीं माने जाएंगे, वहां फौजदारी का माना जाएगा। जब पत्रकारों के बीच बैठेंगे तो इंडियन एक्सप्रेस का जो एक बहुत छोटा अखबार है, वहां का जो रिपोर्टर होगा, वो आज जब अंदर घुसेगा तो वो दैनिक जागरण हो चाहे कोई पेपर हो, उसको लोग दूसरी नजर से देखेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये भी समझने वाली चीज है। नेता वो है जिसके पीछे वोट है। आज इसी डर से नहीं जा रहे हैं ना, अखिलेश यादव को छोड़ के क्यों चले जा रहे हैं लोग, या नहीं जा रहे हैं भाई, उनको डर ये है ना कि ये मेरे पास ये वोट नहीं रहेगा। हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल पे इस समय जो शक की सुई का, देखिए जैसा मुकुल जी ने कहा, इस समय सबके अस्तित्व का सवाल है। अगर बीजेपी 2024 में रिपीट करती है तो मुझे नहीं लगता है कि जो इंडिया के जो इस समय के जो नेता हैं उनका कोई 2029 तक का भविष्य रहेगा। कितने लोग फॉल इन लाइन होंगे, नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। और एक अंतिम बात कह के समाप्त करूंगा, एक स्ट्रैटेजी भी होती है। आप मुझे ये बताइए, पंजाब में 1 नंबर की पार्टी आज की तारीख में आप, 2 नंबर की पार्टी कांग्रेस, 3 नंबर की पार्टी अकाली, बीजेपी डिस्टेंट 4th है। वहां क्यों इन लोग स्पेस विपक्ष का दें? मुझे तो लगता है स्ट्रैटेजी के तौर पे इन लोगों को दोनों को लड़ना चाहिए आमने सामने। बीजेपी को जगह क्यों दे रहे हो तुम? आज मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, तेलंगाना में 1 नंबर की पार्टी बीआरएस, 2 नंबर की पार्टी कांग्रेस और बीजेपी डिस्टेंट 3। आज बीआरएस और कांग्रेस क्यों थाली में सजा के इनको दे दे कि हमारा एक ही कैंडिडेट होगा, हम सामने बीजेपी को स्पेस क्यों दें? मैं जो ये कहना चाह रहा हूं, ये हो सकता है लार्जर उसमें लोगों के लिए जरूरी हो कि ये दिखाना है। जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में मैं हरदम कहता हूं और आज फिर से उसी को दोहराऊं, 2024 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश का लोकसभा इलेक्शन अखिलेश यादव के नेतृत्व के बिना नहीं लड़ा जा सकता है।
उत्तर प्रदेश के जो विपक्ष इंडिया का जो गठबंधन है उसको अखिलेश यादव को ही लीड करना होगा। वो चाहे 2 सीट दें कांग्रेस को, चाहे 1 भी नहीं दें, लेकिन आगे उन्हीं को रहना होगा। अगर वो किसी इस तरह की ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं जहां वो बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं, तो उसी तरह से कभी कभी बिल्कुल ब्लाइंडली ये भी ठीक नहीं है कि आप सब लोग एक वो कर दें और बिना बात के एक ऑपोजिशन का स्पेस आप बीजेपी को दे दें। हो सकता है बीजेपी कहीं थर्ड, आज केरल में क्यों एक आदमी लड़े भाई, मैं केरल ही की बात कर रहा हूँ, कम्युनिस्ट भी हैं उसमें, इंडिया में भी वो भी हैं, मतलब केरल में एक आदमी लड़े और बीजेपी जिसको 2% 3% वोट है उसको आप वहां बिठा दीजिए। आप मतलब इन सारी पार्टी से डीएमके में क्यों एक आदमी, मेरा सिर्फ कहना यह है कि बिल्कुल ब्लाइंडली इन चीजों को भी नहीं देखना है। लार्जर उसमें हो सकता है कि कहीं लगे और बीजेपी उसको हल्ला मचाएगी कि देखा देखा ये गठबंधन नहीं हुआ। गठबंधन नहीं होना चाहिए केरल में, क्यों केरल में गठबंधन होगा? आमने सामने कांग्रेस और सीपीआई लड़े, अरे मतलब कम्युनिस्ट पार्टी। तो आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल से इंडिया में जब से वो आए हैं और जब से उन्होंने वो वक्तव्य दिया है, मुझे केवल अरविंद केजरीवाल नहीं, इंडिया के किसी भी नेता से अभी तक एक भी ऐसा वक्तव्य नहीं आया है जहां पे मैं ये कह सकूं कि देखो भाई ये काम लार्जर इंटरेस्ट ऑफ गठबंधन नहीं कर रहा है। शरद पवार के ऊपर लोग उंगली उठा रहे थे और वो मुझे भी अजीब सा लग रहा था कि वो बार बार कहते हैं मेरे घरेलू मतलब है, घरेलू मतलब है। मैंने कहा भी आपके घरेलू मामले हैं, लेकिन उसका मैसेज पूरे देश में अलग अजीब सा जा रहा है। लेकिन शरद पवार भी मंच पे आके जितना बीजेपी के खतरे को बार बार बता रहे हैं वो भी देखने वाला है। तो आज की तारीख में इंडिया में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें से कोई भी इस खतरे को ले सकता है कि वो 2024 के इलेक्शन से पहले अपनी कोई अलग खिचड़ी पकाए। 2024 के इलेक्शन के बाद सब लोग फ्री हैं भाई अपनी अपनी खिचड़ी पकाने को, उसमें दिक्कत क्या है? जी बिल्कुल ठीक, आपने कहीं ना कहीं एक स्पेस को बचाकर रखने की बड़ी आवश्यकता है विपक्षी दलों के लिए, और ऐसा कुछ रणनीति उन्हें बनानी पड़ेगी कि बीजेपी को स्पेस अपनी ना देवे कहीं भी। आज एक प्रश्न और जोड़ता हूँ इसमें, फिर हम मुकुल जी के पास आता हूँ कार्यक्रम के अंत में। इस समय मायावती जी की राजनीति को लेकर बड़ी चर्चा है, और आप लखनऊ बैठे हैं और आपने बड़े विस्तृत तरीके से मायावती जी की राजनीति का जो कार्यशैली उसको समझा भी देखा भी है। ऐसे में एक चर्चा जरूर है कहीं ना कहीं की राजनीतिक हलकों में कि दिसंबर के अंत आते आते मायावती जी भी इंडिया का गठबंधन का हिस्सा हो सकती हैं। क्या इसमें कुछ संभावना आप देखते हैं या केवल हवाई वाली बातें हैं? नहीं, अगर मैं उसको वो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा लेकिन फिर भी कह दूं, मायावती जी के यहाँ जो कंसिडरेशन टिकट देने का होता है वो उनका सारी स्ट्रेटेजी वहां के लिए होती है। उन्होंने अभी वक्तव्य दिया और ठीक से वक्तव्य दिया है कि भाई हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी लड़ेंगे और अब की हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारा जो कैंडिडेट जीतेगा वो सीधे मंत्रिमंडल का पार्ट होगा और जो भी पार्टी जीतेगी हम उसके साथ जाएंगे, मंत्रिमंडल का पार्ट होंगे। ये क्यों कहा गया है? ये इसलिए कहा गया है कि दाम गिरे ना, क्योंकि जो मार्केट है वो गिर रही थी, तो गिरती मार्केट को रोकने के लिए ये कहा गया है कि अब तुम सीधे मंत्री बनोगे, एमएलए नहीं बनोगे। तो उस जो क्रैश ऑफ द मार्केट था, क्योंकि लोग क्रैश जबरदस्त आया था, उसको रोकना है। मैं आपकी बातों से इसलिए थोड़ा वो है कि ये शायद जब ये 5 जो इलेक्शन हो जाएंगे विधानसभा के, तब चीजें स्पष्ट होगी। जैसे काफी कुछ ये भी मानना है कि बीआरएस भी देर सवेर इंडिया का पार्ट होंगे। इसी तरह से ये दूर की कौड़ी नहीं है, क्योंकि मायावती जी को अगर उत्तर प्रदेश में सीट मिलेगी तो ये तय है कि वो इंडिया का पार्ट होके ही उनको कुछ सीटें मिल सकती हैं। अगर वो अकेले लड़ती हैं या इंडिया का पार्ट होके लड़ती हैं तो उनको उतनी सीटें नहीं मिलेंगी जितनी उनकी अपेक्षा है या जिससे वो कुछ बार्गेन कर सके। जी 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 बिल्कुल ठीक कहा आपने, कहीं ना कहीं मायावती जी को रणनीति को समझनी पड़ेगी। और हम मुकुल जी के पास ना कार्यक्रम अंत में, मुकुल जी जो चर्चा रही हमारी पूरी अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक विश्वसनीयता को लेकर, आपको क्या लगता है कि आप कहीं ना कहीं राजनीति को बड़ा अच्छी तरह आपने समझा भी नजदीक रहकर, तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति है वर्तमान दौर की, उसमें आपके दिशा में जाती दिखाई देती है आपको गठबंधन के दृष्टिकोण से, विपक्षी दलों की एकता के दृष्टिकोण से? गठबंधन में तो अरविंद केजरीवाल रहेंगे क्योंकि उनका रहना मजबूरी है। अगर बीजेपी के जितने भी प्रहार है उनको झेलना है तो उनको एक टीम की जरूरत है और अकेले वो नहीं कर सकते। ये पूरे उनके सब लोग जान चुके हैं कि अकेले कुछ नहीं होगा, उनको सबको साथ रहना पड़ेगा। जहां तक बात आती है आपके अरविंद केजरीवाल के लोकसभा 2024 के लिए, तो मुझे लगता है लोकसभा 2024 में अगर अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा फायदा मिलना है तो उनका फोकस पंजाब पे ही रहेगा और दिल्ली।
उसके अलावा गुजरात का थोड़ा सा पार्ट है, अदरवाइज जैसे अभी कहा कि छत्तीसगढ़ और यहाँ जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में अभी जो फाइट है वो दो के बीच में है। ये वोट कटुआ बन सकते हैं इन राज्यों में, 2000, 4000, 8000 वोट काट सकते हैं, बट इससे ज्यादा इनकी कोई मतलब वो नहीं है। लेकिन जिन राज्यों में है तो इनको भी अपना फोकस वही करना पड़ेगा जहां ऑलरेडी मजबूत है। नए गेम को प्लान करना और खेलना, अब वो समय 6 महीना बचा है, मुझे नहीं लगता कि अभी ये लोग आगे जाएंगे। ये लोग वही फोकस करेंगे जहां से ये मैक्सिमम निकाल सकते हैं। आपका इस वक्त पूरा सरकार है, आप दिल्ली में भी आप कुछ करने की कोशिश कर सकते हो, और पंजाब तो आपके लिए बहुत बढ़िया गोल्डन स्पून है कि आप इसको कैच कर सकते हैं। बीजेपी की कोई वहां पे वो नहीं है, और अकाली दल जहां तक है, अकाली दल जितने भी वहां पे हैं, इनसे बेटर पोजीशन में आज की डेट में ये है। तो अगर 2-3 सांसद से, आपके लोकसभा सांसद से आप बढ़ते हैं 4 से, तो आपको वो आपके लिए विन विन सिचुएशन होगी, बशर्ते इसके कि नई जगह पे जाके आप अपनी ऊर्जा को वेस्ट करें। जो वेस्ट आपने 2014 में 300 समथिंग या 400 आपने कैंडिडेट उतार दिए थे, जबकि आपको उतारना था 46 पे, 46 या 48 पे उतारना था। जितने भी भ्रष्ट है और जितने क्रिमिनल्स हैं, इनके खिलाफ इन्होंने एक मुहिम छाड़ी थी, लेकिन वो करते करते पहुंच गया 400 के पास। तो वो चीज इनको इस बार नहीं करनी चाहिए, और जितनी मदद एक दूसरे की इंडिया में जो अलायंस है वो कर सकते हैं, उनको करना चाहिए, और अपने क्षेत्र में ही फोकस करना चाहिए। बाहर हाथ पांव मारना, इंडिया को चौपट करना है उस मतलब पर्टिकुलर गठबंधन को। आप अपने क्षेत्र में अच्छा करिए, जाहिर बात है आप दिल्ली में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप केजरीवाल उठ के कहे कि हमें गुजरात में 4 सीट चाहिए, जहां उनका एक विधायक जिस विधानसभा में है और वहां की लोकसभा वो लड़ना चाहे, तो बहुत मुश्किल है उनका जीतना। समझ लीजिए फिर वो वेस्टी सीट मानी जाएगी। लेकिन अगर पंजाब और दिल्ली में क्लेम करते हैं, तो हमारी समझ से कांग्रेस और बाकी दलों को भी उनका सहयोग करना चाहिए और उनको साथ लड़ाना चाहिए। तो बेसिक क्षेत्रवार आप अपना स्थिति मजबूत करिए, आप अपने क्षेत्र में है, आप क्षेत्र में ही रहिए, और क्षेत्र में ही मजबूत रहिए जहां पे आपका वास्तव में वोट बैंक है। नए जगह वोट बैंक बनाने का अब समय नहीं है। जी 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 बिल्कुल ठीक है आपने। मैं नए वोट बैंक प्रशांत जी, मैं एक चीज इसलिए कह दूं क्योंकि मैं सिर्फ दर्शकों की दृष्टि से कह रहा हूं कि दर्शकों को एजुकेट करना भी हमारा एक कर्तव्य है। जी जी 2014 में आम आदमी पार्टी ने एक रिकॉर्ड बनाया था। रिकॉर्ड यह था कि उन्होंने 432 जगह अपने उम्मीदवार उतारे थे, 4 जीते थे, और उससे पहले मैक्सिमम जमानत जब्त होने का रिकॉर्ड जय गुरुदेव की पार्टी 1991 का, जब 21 लोगों की जमानत हुई थी। इन्होंने उस रिकॉर्ड को 2014 में तोड़ा, 413 लोगों की जमानत जब्त हुई थी आम आदमी पार्टी की। तो जो बात मुकुल जी कह रहे हैं कि ये भी एक समझना है कि आप लड़ने, उसके बाद ये हालांकि संभल गए, 2019 में उस तरह का काम इन्होंने नहीं किया था, लेकिन आप लड़ने को पूरे आज कहीं भी लड़ जाइए आप, उसमें कौन सी दिक्कत है। लेकिन अगर 413 का रिकॉर्ड आप फिर से उसको तोड़ना चाहते हैं तो आप लड़ेंगे इतनी जगह, नहीं तो कंसोलिडेट करके लड़ेंगे और 2024 के बाद अपना रास्ता तय करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो जमीनी सच्चाई है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, और उस हिसाब से अपने जो राजनीतिक जो समीकरण है, गठबंधन है, या जो अपनी राजनीतिक दिशा है, उसकी तरफ उन्हें जाना पड़ेगा। और ये भी सोचना पड़ेगा कि जो गठबंधन की जो आवश्यकता होती है कि आपसी समन्वय को प्रदर्शित करना, आपसी समझ को प्रदर्शित करना, यह भी बहुत आवश्यक है। इसलिए जो छत्तीसगढ़ विधानसभा या मध्य प्रदेश राज्य चुनाव है, उसमें भी अरविंद केजरीवाल समझना पड़ेगा कि वहाँ कांग्रेस और बीजेपी का मुख्य मुकाबला है। अगर वह वहां जाते हैं तो कहीं ना कहीं गठबंधन की जो गांठें हैं वह खुल सकती है, या उसमें और ज्यादा अकड़ाहट आ सकती है कि कहीं ना कहीं जो परेशानी कारण गठबंधन की बन सकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज चर्चा को विराम देते हैं, और मैं आनंद जी का, हरी जी का और विपुल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पूरे विषय का बहुत ही सार्थक और सार्थक विश्लेषण किया, और मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद है। मैं पुनः आप सभी का, जो हमारे अतिथि, उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और मैं अपने सभी दर्शकों से भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।